सभी को क्रांतिकारी सलाम, जय भीम। आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इसका सियासी माहौल ऐसा है कि जैसे इस रूप में समझा जाए कि देश का कोई भी तबका इस वक्त सुकून से नहीं है। मसलन किसान, मजदूर से लेकर के नौजवानों तक, नौकरी पेशा से लेकर के बेरोजगारों तक, सभी की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसको इस तर्क से समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि कोविड-19 के पहले अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो या शिक्षा को लेकर के जो चिंताएं थी वो चली आ रही थी। अर्थव्यवस्था का पतन कोविड-19 के पहले ही हो चुका था। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े कोविड-19 और पेंडेमिक या लॉकडाउन के पहले से चले आ रहे थे। शिक्षा को लेकर के जो बुनियादी सवाल उठाए जा रहे थे, इस पर लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे। लगातार ये चिंता सबके सामने थी कि हम एक ऐसे देश बनने की दिशा में जा रहे हैं जहां शिक्षा और रोजगार जैसे सवाल अब सीधे आम जनता के पक्ष में खड़े नहीं हैं, वो कारपोरेट घरानों के पक्ष में खड़े हैं, वो सामाजिक न्याय के विरोध में खड़े हैं और इस पर लगातार सड़क पर आंदोलन हो रहे थे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि ये जो आपदा को अवसर में तब्दील करने की मंशा और इसके पीछे तर्क ये दिया जाए कि बिकी हुई कारपोरेट मीडिया के जरिए आम जनता तक यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि पेंडेमिक की वजह से ये सारी चीजें हैं, तो ये सरासर गलत है। ये सरकार की विफलता है जिसे हमें साफ तौर पर कहने की जरूरत है कि पेंडेमिक के चलते केवल बेरोजगारी, सरकारी संस्थानों का निजी हाथों में बेचा जाना या लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ही नहीं की जा रही। शैक्षणिक परिसर में सत्ता के विरोध में, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संविधान के मूल भावना के पक्ष में खड़े लोगों को आज जेल में डाला जा रहा है। तमाम वे छात्र जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर लाठियां खाई, आंदोलन किए, उन्हें जेल में डाल करके यूएपीए लगाया जा रहा है और महीनों से कई छात्र जेल में हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और आज दिल्ली दंगों के नाम पर जिन लोगों ने एक गैर संवैधानिक, भारतीयता की आत्मा कह लें, उस साझी सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ आए कानून सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ खड़े होने का काम जिन्होंने किया, उन्हें दंगाई कहा जा रहा है और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक को इस बात का दोषी मान करके उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही है। प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर साई बाबा, तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया है। मैं इसकी भी निंदा करता हूं और इसके पुरजोर मुखालफत करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर खतरा केवल नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए ही नहीं है। मैं इसे इस रूप में भी देख रहा हूं कि पिछले चंद वर्षों में जब सियासी विपक्ष, उसकी आवाजें कहीं कमजोर नजर आ रही थी, तो सबसे मजबूत विपक्ष बनकर के जो उभरा वो विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने इस देश में संसद के आवारा होने, यानी मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में कह रहा हूं, संसद के आवारा होने से बचाने के लिए सड़कों को खामोश नहीं होने दिया। आज उन लोगों के ऊपर सत्ता, सरकार और तमाम सरकारी संस्थानों के जरिए इस तरह का हमला निंदनीय है। इसलिए सबसे पहले मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं
कि आज मैं अपने उन तमाम एक्टिविस्ट छात्रों के साथ खड़ा हूं जिनके ऊपर यूएपीए लगा करके जेल में उन्हें डाला गया। मैं अपने प्रोफेसर्स के साथ खड़ा हूं, चाहे वो प्रोफेसर हैनी बाबू हो, चाहे प्रोफेसर साई बाबा हो, या आज प्रोफेसर अपूर्वानंद तक के ऊपर इस तरह के चीजें हो रही हैं और तमाम प्रोफेसर के ऊपर हमले हो रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। और इसके साथ जो चिंता मैं अपनी साझा करना चाहता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और आ चुकी है, अब तो उसको किसी भी तरह से संसद में बहस नहीं करने का उचित समझा गया और प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री लगातार ऑनलाइन इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं जिसमें दावा ये कर रहे हैं कि जो न्यू इंडिया वो बनाने वाले थे, जो नया भारत वो बनाने का दावा कर रहे हैं, जो विश्व गुरु बनाने का दावा कर रहे हैं, वह दावा निहायत झूठा और उथला दावा है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी साफ तौर पर इसके सारे प्रावधान, मैं बिंदुवार उसको रख सकता हूं, किस कदर इस शिक्षा के सार्वजनिक चरित्र को ध्वस्त करके इस पूरे उच्च शिक्षा, सरकारी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालयों तक को निजी हाथों में बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब उन्होंने वो रास्ता खोल दिया है। ऐसे में हम एक बात को बहुत गौर से समझें, वो बात यह है कि यह कोई सामान्य परिघटना नहीं थी कि जब इस देश का राजनीतिक विपक्ष विकल्प नहीं बन पा रहा था, जनता के सरोकारी मुद्दों पर किसी तरह का बड़ा मास मूवमेंट नहीं खड़ा कर पा रहा था, ये विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतरे, हजारों की तादाद में उतरे, देश भर में उतरे। तो इन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालयों के चरित्र को ही बदलने की बात सामने रख दी और उसे व्यवस्थित ढांचे के तौर पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तौर पर हमारे सामने रखा है। हमारे सामने हाथी के दिखाने के दांतों की तरह यह दावा किया जा रहा है कि हम परंपरा के साथ आधुनिकता के मूल्यों को एक साथ ला करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, जो बदले हुए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश में नया भारत बनाने के लिए युवाओं को तैयार करेगी। हम भारतीय भाषाओं के पक्ष में खड़े हैं। हमने स्कूली शिक्षा के पैटर्न को 10+2 की बजाय 5+3+3+4 की तरह कर दिया, परीक्षा के दबाव को कम कर दिया, ड्रॉप आउट रेशियो की चिंता हम कर रहे हैं। पूरे एनईपी के दस्तावेज में ये सारी चिंता आपको सामने दिखेगी और बार बार इसी का दावा किया जाएगा कि हम एक समावेशी शिक्षा नीति ला रहे हैं। वह शिक्षा नीति परीक्षा के दबाव से विद्यार्थियों को मुक्त करेगी और उन्हें कौशल विकास की ओर प्रोत्साहित करेगी। पहली बात मेरी यह है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। जैसे मैं अगर उदाहरण देकर के कहूं तो आरक्षण क्या था, इस बात को समझने के लिए संविधान से लेकर तमाम चीजें सामने हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण ला करके जिस तरह से आरक्षण की मूल संकल्पना को ही बदल के रख दिया गया, उसी तरह से अब आप शिक्षा की मूल संकल्पना को बदलना चाहते हैं। आपने दावा, सबसे बड़ा दावा क्या किया है, पॉजिटिव चीजें क्या है एनईपी में, इसके लिए सरकारी ये प्रकाशन मंत्रालय से लेकर के ये जो सरकारी मीडिया बन चुकी है, जो बिकी हुई मीडिया है, दिन रात उस पर चर्चा कर रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी वाहवाहियां लूटी जा रही है। मैं नकारात्मक चीजों पर बात करूंगा। और पहली बात ये कि आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप कौशल विकास के तौर पर स्कूली शिक्षा में ही पंचर जोड़ने की शिक्षा देंगे, टोटी बनाने की शिक्षा देंगे, उसको छोटे छोटे काम करने का, बढ़ई का, मोची का, नाई का शिक्षा देंगे, जिससे कि वो स्किल्ड लेबर तैयार हो सके और हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शिक्षा के चरित्र को ही नहीं समझा या उसको ही बदल कर रख देना चाहते हैं। शिक्षा का मतलब, सार्वजनिक शिक्षा का मतलब एक लोकतांत्रिक देश में, और वो भी ऐसे देश में जहां सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी
इतनी भयावह है कि 1% लोगों के पास 73% लोगों की धन संपत्ति इकट्ठा हो रही हो। उस जगह पर सार्वजनिक शिक्षा का अर्थ यह है कि उस तबके को भी हम शिक्षित करेंगे जिसकी पीढ़ियां पंचर जोड़ती चली आई, जिसकी पीढ़ियां टोटी बनाती चली आई, कुम्हार लुहार नाई बढ़ई का काम करती चली आई। हम उनके बच्चों को ऐसी तालीम देंगे कि वो उस तरह के पुश्तैनी पेशे में ही बंधकर रह न जाए। अगर उनमें हम स्किल डेवलप कर पाएंगे तो एक पंचर जोड़ने वाले का, एक नाई का, एक कुम्हार का, एक लुहार का बेटा बेटी इस देश का डीएम एसपी भी बन सके, इंजीनियर डॉक्टर बन सके। तो मेरे सामने यह बड़ी चुनौती यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीधे तौर पर वह साजिश करती नजर आ रही है कि उस तरह के पुश्तैनी पेशे के लोगों को हम वहीं रोक दें और हम उनसे कहें कि 12वीं के डिप्लोमा सर्टिफिकेट में आप बहुत अच्छा पंचर जोड़ लेते हैं, अब आप अपनी पंचर की दुकान खोलिए। आप बहुत अच्छी टोटी बनाना सीख लिए हैं, तो अब आप चलिए प्लम्बर का काम शुरू कर दीजिए 12वीं के बाद। जबकि शिक्षा का मतलब तो यह है, और भी सार्वजनिक शिक्षा का, कि किसी विद्यार्थी के जेब का पैसा या किसी विद्यार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि इस बात में बाधा न बने कि उसे उच्च शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सार्वजनिक संस्थानों के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, पटना विश्वविद्यालय, इनकी जरूरत किस बात की थी कि हम उस पृष्ठभूमि के युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देंगे और नाई, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, पंचर जोड़ने वाले मोची के बच्चे इस देश को चलाने के संस्थानों में आएंगे। तो आप ये तर्क किसके लिए दे रहे हैं? क्या पहले पंचर नहीं जोड़ा जाता था? क्या पहले वो अनस्किल्ड पंचर जोड़ने वाले थे? नंबर एक बात तो ये एक मेरी बड़ी आपत्ति है। गहरी आपत्ति दूसरी ये है कि जब आपने शिक्षा व्यवस्था में यह दावा कर दिया कि सरकारी स्कूलों में जहां 3000 से कम बच्चे होंगे, जहां शिक्षक कम होंगे, उन सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे या मर्ज करेंगे और जिले लेवल पर एक मेटा प्राइमरी स्कूल जैसी एक संकल्पना अपना रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आप हायर एजुकेशन तक ले आ रहे हैं, जहां 40-45 हजार डिग्री कॉलेज जो थे, वहां आप अब यह आंकड़ा जुटाएंगे कि किस डिग्री कॉलेज में बच्चे कम हैं, शिक्षक कम है, तो उस डिग्री कॉलेज को बंद कर दिया जाए या कोई दूसरी संस्था उसे मर्ज कर ले, उसे कोऑप्ट करके उसको चलाए। तीसरी बात स्वायत्तता की। स्वायत्तता का शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है और ये सकारात्मक शब्द है। एक विश्वविद्यालय या अकादमिक संस्थानों को आप स्वायत्त रखते हैं ताकि वो क्या पढ़ाया जाए उन विश्वविद्यालयों में, कैसे पढ़ाया जाए, इसका निर्णय वो विश्वविद्यालय लेता है, उसके एकेडमिक काउंसिल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसका निर्णय लेती है। लेकिन यह स्वायत्तता विश्वविद्यालयों के पास पहले से थी। अब आप क्या कर रहे हैं कि नई स्वायत्तता में जो वर्ण व्यवस्था समाज में थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तमाम स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने इस बात के लिए सहमति जताई कि हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो संविधान पर चलने वाला भारत होगा वो नागरिकों की बराबरी पर निर्भर करेगा। वह वर्ण व्यवस्था समाज में खत्म होने की बात हो रही थी, आपने उच्च शिक्षा में वह वर्ण व्यवस्था लागू कर दिया। वो वर्ण व्यवस्था कैसी है कि 3 कैटेगरी के उच्च शिक्षण संस्थान होंगे। सी ग्रेड वाले संस्थान को आप सरकार फंड देगी उनको एनहांस करने के लिए कि वो बी ग्रेड के संस्थान बने। बी ग्रेड के संस्थानों को क्या कहा जाएगा कि आप उतना ही पैसा सरकार से लीजिए जिससे कि आप ए ग्रेड बन जाएं, और ए ग्रेड संस्थानों को आर्थिक रूप से स्वायत्तता दे दी जाएगी। यानी वो आर्थिक रूप से आजाद है कि वो एक पाठ्यक्रम के लिए कितनी फीस रखेंगे, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें होगी, सब कुछ के लिए वो आजाद हो गए। और वो आजादी उन विश्वविद्यालयों के संचालन की किसके हाथ में होगी? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रिप्रेजेंटेशन किसके हाथ में होगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। 50% मेंबर जो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के होंगे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आएंगे और 50% मेंबर एकेडमिक होंगे। तो ये एकेडमिया को आप किसके हाथ में सौंप रहे? सीधे सीधे ये सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का अशोकाइजेशन, गलगोटियाइजेशन और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसा बनाने का तरीका है। और इसमें सबसे गहरी बात है,
सार्वजनिक शिक्षण संस्थान जिस दिन प्राइवेटाइज हो जाएंगे, यानी ए ग्रेड वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे ऊपर, बी वाले वर्णाश्रम व्यवस्था में उससे नीचे, और सी ग्रेड के संस्थान जो जो वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे नीचे होंगे, ये आप सिस्टम बना रहे हैं। क्या उन बच्चों की डिग्रियां एक जैसी होंगी? ये सवाल मेरा है। तो आप उन संस्थानों को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, तो उनको जब आप स्वायत्त कर दिए तो उनमें किन घरों के बच्चे पढ़ेंगे? तो आपने शिक्षा का अधिकार तो उनके हाथ से छीन लिया। जो ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट है उनमें किन घरों के बच्चे पढ़ेंगे? और वहां कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होगी। अब तो आरक्षण खत्म करने के लिए सब कुछ करेंगे क्योंकि वो ऑटोनॉमस है। ये गहरे सवाल है। आपने कहा कि आप ड्रॉप आउट रेशियो की चिंता करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने पन्नों के हजारों शब्दों के बीच आरक्षण शब्द का जिक्र नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? एससी, एसटी, ओबीसी का जिक्र वहां आया है जहां स्कूलों के ड्रॉप आउट रेशियो को उन्होंने सामने रखा है। चिंता बड़ी वाजिब है। बीमारी जो दिखाई जा रही है शिक्षा व्यवस्था में, वह बीमारी सही बताई जा रही है। इस देश के बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे, गांव में रहने वाले बच्चे, भारतीय भाषाओं के बच्चे शिक्षा से तो वंचित कर दिए। बीमारी सही बताई जा रही है, लेकिन उसका इलाज बड़ा खतरनाक है। वो बीमारी को बढ़ाने वाला इलाज है, ना कि बीमारी को ठीक करने वाला इलाज है। सरकारी स्कूलों को बंद करते जाना, कम करते जाना, वहां से शुरू करके डिग्री कॉलेजेस को, जो 40-45 हजार डिग्री कॉलेज है, उन्हें कम करके आप 20 साल में 15,000 डिग्री कॉलेज बनाएंगे। मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ले आ रहे हैं। ये साफ जाहिर कर रहा है कि मैंने जहां से बातचीत शुरू की थी, शिक्षा का अर्थ ये होता है कि एक सामाजिक वंचित तबके के विद्यार्थी के लिए, वंचित तबके के विद्यार्थी के लिए शिक्षा आमूल चूल बदलाव का वाहक थी। आप शिक्षा को केवल इसलिए रोजगार के नाम पर, जो रोजगार आप दे नहीं पा रहे, जिसकी स्थिति इतनी बुरी है कि आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसको पेंडेमिक के ऊपर थोप रहे हैं। तो आपने जो इलाज बताया है वो उस दिशा में जा रहा है कि 20 साल बाद इस देश में शिक्षा सबके हाथ से छीन ली जाएगी। जो अपर कास्ट होंगे, पुरुष होंगे, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले रहेंगे और ये सारा सिस्टम इस देश के गरीबों के, मजदूर, किसानों के बच्चों के, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिनकी फर्स्ट जनरेशन इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक आई, आप उन्हें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से कहना चाहता हूं कि हमारी मानसिकता, सरकार की मानसिकता यही है कि सबको शिक्षा मिले तो सारी जनता सवाल पूछने लगेगी, और अगर सवाल पूछे रखेगी तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप शिक्षा को सबके हाथ से छीनना चाहते हैं। ये मेरा है। फिर बातचीत आगे अपनी बात कहेंगे। बहुत शुक्रिया।